हेलो स्टूडेंट्स, ये फैन बंद कर देना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले पिछले डाउट सेशन में कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर कौन सा बुक परचेज किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बुक नहीं खरीदे हैं, तो उनको ये मालूम नहीं है कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी का जो फिजिक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में 11th और 12 का अलग अलग पार्ट आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी का बुक आपको परचेज करना है। आई थिंक एनसीईआरटी का बुक जो है स्कूल में अवेलेबल है, तो आप कभी भी आ करके और यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, ठीक है। एच.सी. वर्मा, इसमें 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 जो है वो 11th के लिए है और वॉल्यूम 2 जो है वो क्या है, 12 के लिए है। तो अभी आपको वॉल्यूम 1 परचेज करना ही है। तो एनसीईआरटी का बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इन सभी स्टूडेंट्स को परचेज करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1, इस बुक को भी सभी स्टूडेंट्स को परचेज करना है, ठीक है। फिजिक्स बाय बी.एम. शर्मा, सीनेज पब्लिकेशंस, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, परचेज कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 जो बुक हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद इसमें देखो सीनेज पब्लिकेशन जो है बी.एम. शर्मा का जो बुक है उसमें अभी फिलहाल आपको मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 परचेज करना चाहिए। मैकेनिक्स 1 में क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जो हमने पढ़ा स्केलर वेक्टर, मोशंस, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, वर्क, पावर, ये सब क्या है, मैकेनिक्स 1 में दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल आप मैकेनिक्स 1 खरीद सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आई इरोडो। तो जनरली ये जो बुक है वो केवल क्या है, एडवांस के लिए है, एडवांस के लिए। तो ये अभी यदि आपकी इच्छा है कि आप इसको परचेज करो और इसके प्रॉब्लम्स को देखो या सॉल्व करो, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी आपको अभी खरीद लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। क्वेश्चंस बैंक 40 इयर्स का जो क्वेश्चंस बैंक आता है, तो आप इसको भी परचेज कर लो, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, वैसे वैसे एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट करंट 10 इयर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम्स का लेवल कैसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो मैकेनिक्स सीनेज जो है बी.एम. शर्मा का जो बुक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन 70-80% भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एच.सी. वर्मा का जो बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 1 मेंस के लिए दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव 2 जो है वो एडवांस के लिए दिया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। तो ये एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें एक एक स्टेप आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में क्या है, जस्ट ऑब्जेक्टिव 2020 क्रिकेट की तरह है, आया बैट्समैन और 6 हिट किया, आउट हुआ, या मतलब बाउंड्री लगा या कैच हो गया, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो जस्ट टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स का जो टेक्निकली कितना अच्छा होता है वो मालूम चलता है, ठीक है। जिस तरह टेस्ट क्रिकेट वही बैट्समैन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है जिसका जो क्या हो, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा का जो बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बी.एम. शर्मा का मैंने जहां तक बताया कि आपको 70-80% भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत। और प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स इरोडो का जो बुक आता है, बहुत ही केवल इसमें थ्योरी नहीं, इस थ्योरी बुक भी आता है और न्यूमेरिकल्स भी आता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स बुक जो है, थ्योरी बुक्स भी बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स बुक भी बहुत अच्छा है। तो अभी इसको नहीं भी परचेज करोगे तो चलेगा, जब ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर उस समय मालूम चल जाएगा, जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होंगे तो मालूम चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, तो उस समय हम इसको रेकमेंड करेंगे, ठीक है। और भी बुक्स हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले तो आप एनसीईआरटी का बुक
स्कूल से कलेक्ट कर लो, स्कूल में अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 खरीद लो। उसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक खरीद लो। और पॉसिबल है तो बीएम शर्मा का बुक आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थ्योरी बहुत अच्छे से नाइसली क्या है एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और देखो क्या होता है, आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई पॉइंट हमने डिस्कस किया, आपको समझ में नहीं आया, तो आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल है, तो आप उस पॉइंट को रेफरेंस बुक में जा करके फिर से क्या करोगे, आप स्टडी करोगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे कि स्केलर एंड वेक्टर्स हम क्या है कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने बताया था कि पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स। क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, ये ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम। ठीक है, आर सेम। यदि ऐसा होता है, इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ magnitude as well as direction of vectors are same, then vectors are called equal vectors। ठीक है, क्या होना चाहिए, दो वैसे वेक्टर्स, दो या टू और मोर देन टू वेक्टर्स जिनकी क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जिसे देखो एग्जांपल के लिए, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझना। ये वेक्टर ए हो गया, दिस इज वेक्टर बी। देखो इनका लेंथ भी है, देखो यहाँ क्या दिया है, लेंथ भी क्या है, सेम है। देख रहे हो ना, लेंथ सेम है ना यार, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, ये लेंथ सेम होना चाहिए, कल बताया था। और एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या बोलेंगे, वेक्टर बी। ये सिंबल है। यहां देखो एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ए। दूसरा वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। समझ में आया? यहां देखो तो मैग्नीट्यूड सेम है, क्या डायरेक्शन सेम है यार, दोनों का देखो तो डायरेक्शन सेम हो गया। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इसको थोड़ा ऑन कर दो, ठीक है, इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ क्या है, कम है। तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। तीसरा एग्जांपल देख लो, यहाँ एक वेक्टर इधर हो गया और दूसरा वेक्टर इधर हो गया। ये वेक्टर ए हो गया, दिस इज वेक्टर बी। यहाँ क्या है, देखो ध्यान से, इन दोनों का लेंथ तुमको दिखाई दे रहा है, सेम है। देखो यहाँ हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है ना। अरे देखो, एक वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट है, बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, राइट से क्या है, लेफ्ट है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया लेकिन यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं वेक्टर ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अब देखो क्या है,
देखो इसको यहाँ हम बोल सकते हैं, तो इससे ये मालूम चला, समझ में आना, तीनों एग्जांपल से ये मालूम चला, इफ क्या है फिगर 1 ऐसे लिख सकते हो, दिस इज फिगर ए, फिगर क्या हो गया फिगर बी, दिस इज फिगर सी। ठीक है, तो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी से मालूम चल रहा है कि यदि यहाँ टू वेक्टर्स ना, इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर आल्सो गिवन, ठीक है, यदि दो से ज्यादा वेक्टर भी दिया हुआ है और उनका सबका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल जो वेक्टर्स ऑल वेक्टर्स है वो क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब क्या होना चाहिए, ऑल रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आना, क्या होना चाहिए, ऑल रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए। तो ये ध्यान देना, आई मीन वेक्टर इक्वल का मतलब क्या हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, बताओ क्या लिख सकते हैं। देखो ये भी क्या है, देखो तो ए और बी पैरेलल वेक्टर है, देखो पैरेलल वेक्टर है, यहाँ हमने कल पढ़ा था, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या हो गया, वेक्टर बी। यहाँ भी क्या है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या है, वेक्टर बी। तो देखो ये पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, लेकिन ये जो है क्या है, पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल क्या होगा, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स में और में नॉट भी क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं दो, जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो दो ही कर सकते हैं यार। तो टू हम यहां लिख सकते हैं, टू इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर always parallel vectors, but two parallel vectors may or may not be equal vector। समझ में आई बात, ये की पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि दो क्या दिया हुआ है, दो इक्वल वेक्टर दिया हुआ है तो ऑलवेज पैरेलल होगा, लेकिन दो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है तो हो सकता है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात, तो ये की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको क्या करना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो ये हमने क्या पढ़ा, अभी कौन कौन से टाइप्स पढ़ लिए हैं उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर्स, उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अभी हम क्या पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो थर्ड जो टाइप है, नहीं इक्वल वेक्टर्स हमने पढ़ा, उसके बाद अभी पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स हमने पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। ठीक है, तो इफ यहां लिख लेना है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is unity, then such vector is or are, ठीक है, called यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया ना, क्या है, कोई भी यदि वेक्टर दिया हुआ है उसका यदि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं सिंपल यूनिट वेक्टर ई, सिंपल कोई वेक्टर, यहां मैं लिखता है यूनिट वेक्टर ए इज, देखो यूनिट वेक्टर ए, नहीं हम ये गलत लिख रहे हैं,
ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A is represented A is represented as a कैप, और इसको क्या पढ़ते हैं, रूफ, ROOF, ये रूफ। तो देखो ऐसे दिया हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको हम, यूनिट वेक्टर ए। इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमने ये लिखा है, इसलिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। क्या पढ़ेंगे, ए कैप। कैप जानते हो ना, टोपी। और रूफ, ROOF, रूफ, ये रूफ और कैप, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल हुआ कि अब हमने किसी भी कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। देखो एरो के जगह हम क्या लिख देंगे, रूफ लिख देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया ना। तो यहाँ सबसे पहला क्या है कि ये ध्यान देना है कि ये रूफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये रूफ डिफाइन कैसे किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो देखो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। क्या है, देखो ध्यान से, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया ना, क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए। अरे ऐसे बताया था ना, एक सिंगल वेक्टर दिया हुआ है तो तुम बता सकते हो कि सिंगल वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, सिंपल हम क्या करते हैं, एरो हटा देते हैं, ये बताया था, ठीक है। तो ए कैप का मतलब क्या हुआ, या ए रूफ का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया ना, क्या है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ से और भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, तुमको समझना है। जिसे मैं बी कैप लिखूं, बी कैप का मतलब क्या होगा कि यूनिट वेक्टर बी, इसको यदि लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिंपल बी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, वेक्टर बी। समझ में आया ना, यूनिट वेक्टर। यहां से भी तुम प्रूव कर सकते हो कि देखो दोनों तरफ मॉड ले लो, तो ये इसका मॉड यही होगा, फिर इसका मॉड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम प्रूव भी कर सकते हो कि यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, समझ में आया ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से दोनों तरफ मॉड लो, मैग्नीट्यूड ले लो, मॉडुलस। तो देखो इधर भी ये मॉडुलस हो जाएगा, जैसे यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ, तुमको समझ में आ जाए कि हमने नोट में मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो अब यहाँ मुझे लिखना है ए कैप का मैग्नीट्यूड, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये तो ऑलरेडी स्केलर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड ही हुआ। तो ये सिंपल ए, ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। समझ में आया। तो आपको यूनिट वेक्टर कैसे लिखना है ये समझना चाहिए। किसी कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन में यदि आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, उस वेक्टर को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। समझ में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया ना। उसी तरह एक और लिख सकते हो यार तुम,
ठीक है, जैसे देख लो सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर सी, आई मीन सी कैप, कैप का मतलब क्या होगा, कैप सी ए पी, समझ में आया ना, या रूफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये भी लिख देता हूं यार, है ना, तुम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सी कैप, और इसको क्या पढ़ेंगे, सी आर डबल ओ एफ, रूफ, ठीक है, रूफ समझ रहे हैं ना तुम लोग। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है, क्या होगा। अब तुमसे कोई पूछे, सिंपल देखो हम कैसे लिखते हैं ये बता देता हूं, फिर आपको लिखने आ जाना चाहिए। देखो तो यहां से मैं बोलूं कि राइट, एग्जाम्पल देख लो कि पहले हम सिंबल कैसे, राइट यूनिट वेक्टर in the direction of vector A plus vector B, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब क्या लिखोगे आप बताओ मुझे, देखो तो सिंपल, A वेक्टर A प्लस वेक्टर B, अब तुम क्या करोगे बताओ, इसको सिंबल कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, मैंने मान लिया, अब यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, अब देखो मैंने यहाँ बी कैप लिखा, यहाँ मत लिखना ए कैप प्लस बी कैप, समझ में आना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट, हमने मान लिया कि लेट आर कैप, कुछ मैंने मान लिया, आर कैप इज द क्या होगा, इज द यूनिट वेक्टर, ऐसे मैंने मान लिया यूनिट वेक्टर along the direction of वेक्टर A प्लस वेक्टर B, हमने मान लिया कि आर कैप क्या है, इसके A प्लस B के डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये तुमको लिखने आ जाए। तो अब हम आर कैप क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से आर कैप लिख सकते हैं, क्या होता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो पहले उस वेक्टर को लिख डालो, तो वेक्टर क्या दिया हुआ, A प्लस B, तो हमने क्या लिखा, A प्लस वेक्टर बी। अब क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी, हो गया, समझ में आया क्या, यूनिट वेक्टर हमने क्या किया, लिख डाला, ठीक है, क्या है, हमने यूनिट वेक्टर लिख डाला। अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। देखो मान लो कि चलो ए क्या है, फोर्स है, तो देखो तो फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स क्या होगा, अरे डायमेंशन लेस हो जाएगा ना यार। ए को लेंथ मान लो तो ए मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ नोट में लिखना है यूनिट, नोट में लिख लेना, ठीक है, की पॉइंट है, यूनिट वेक्टर इज a unitless as well as dimensionless quantity। समझ में आया ना क्या है, यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिटलेस एज वेल एज क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है उसको आपको भी याद रखना चाहिए क्योंकि अभी हम देखेंगे। तो देखो दूसरा क्या है कि ये भी याद रखना है कि आई कैप क्या है, देखो आई कैप इज द क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस आई कैप, ठीक है। जे कैप इज द क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और जेड कैप नहीं, आई जे जेड कैप नहीं, सॉरी के कैप, के कैप, और कभी के भी वेक्टर लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है। देखो आइदर क्या होगा, आई कैप लिखा रहेगा या आई वेक्टर, दोनों का मतलब क्या होता है,
यूनिट वेक्टर ही होता है, समझ में आया ना। तो देखो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है जेड एक्सिस। अरे तीनों एक्सिस होता है ना, जैसे देखो ये क्या होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस होता है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने इधर दिखा दिया जेड एक्सिस। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे आई कैप, इसको क्या लिखेंगे जे कैप, इसको क्या लिखेंगे के कैप, ठीक है। तो आई कैप जब भी दिया हो तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है वाई एक्सिस, और के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ ये भी लिख लेना कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, जे कैप का भी जो मैग्नीट्यूड होगा, और के कैप का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। अब बोलोगे सर आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है आगे इसका यूज भी है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ से नोट में अगला पॉइंट क्या है, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कि क्या है। अब मुझे लिखना है, इसमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या है आपसे मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और पूछा जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में, जैसे एग्जांपल देखो, if a force of 10 Newton is acting along x axis, ठीक है, then नहीं फोर्स एक्टिंग अलोंग, तीन ऑप्शन मैं लिखता हूँ, अलोंग ए में लिखो एक्स एक्सिस, ठीक है, बी में क्या है वाई एक्सिस, और सी में क्या है जेड एक्सिस, समझ में आया ना। देन राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में लिखना है वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, समझ में आया ना। अब देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो ये दिया हुआ है 10 न्यूटन का मतलब क्या हुआ मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है F दिया हुआ है, F मैग्नीट्यूड ऑफ F इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, यही दिया हुआ है ना यार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्या करना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमको क्या करना होता है ये मैं बताता हूँ, चलो डेफिनेशन क्या है यूनिट वेक्टर का, देखो तो एफ कैप लिख सकता हूँ, एफ कैप का मतलब क्या हुआ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डेफिनेशन से मैं लिख रहा हूँ वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यही होगा ना यार, अरे कोई डाउट नहीं है ना। तो वेक्टर एफ कितना होगा बता सकते हो, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इनटू क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, यही हुआ क्या। अब देखो तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू सिंपल मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो जाएगा एफ कैप, सही है क्या, समझ में आया ना। ऐसे हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यदि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट द क्या होगा बताओ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, दिस इज वेक्टर एफ और दिस इज क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, यही हुआ ना यार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, एफ ये कितना दिया होता है। अब देखो तो पहले फोर्स किस डायरेक्शन, ये जनरल डेफिनेशन हो गया कि जब भी तुमको क्या है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, समझ में आया ना। आई मीन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको क्या करना चाहिए याद रखना, ध्यान से। यदि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जिधर लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले केस में क्या है बताना, यही यूज करना है। देखो तो पहले केस में क्या दिया हुआ है, आई मीन ए में तो क्या है, मान लो कि यही क्या है कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा तुमको। ये क्या हुआ, दिस इज एक्स एक्सिस, ऐसे सोचो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज क्या होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। किधर लग रहा है, इधर। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, अरे एक्स एक्सिस हो गया ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से इस इक्वेशन को, वेक्टर एफ इक्वल टू, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन इनटू जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो हमने क्या किया, आई कैप लिख दिया। समझ में आया ना, ठीक है। सिमिलरली बी में देखो क्या होगा, एफ वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड 10 इनटू क्या है, यूनिट वेक्टर। अब सेकंड केस में फोर्स किधर लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, थर्ड केस में क्या दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, थर्ड केस में क्या दिया हुआ है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है बेटा, कितना होगा, 10। ठीक है, तो यदि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर अपने को मालूम है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर इटसेल्फ। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको क्या करना चाहिए, मालूम रखना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो होता है यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। समझ में आना क्या होगा, के कैप। इसका यूज आगे होगा जब हम रिवोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो वहां इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे, यूनिट वेक्टर के बारे में हम देख रहे थे। समझ में आया ना। उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखो बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बेसिक है, ये तुम समझ जाओगे तो तुमको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने ऐसे लिख लिख करके बताया कि वेक्टर हम कैसे, कोई भी यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, या ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तुम लोग जानते हो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है जानते हो ना तुम लोग, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सही है ना, 180 तो नहीं हो सकता ना यार, 180 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, 90। अब बोलोगे सर दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे डिफाइन होता है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि तुम लोग को 10 बजे तक मेरा फिनिश होता है, मैं डालता हूँ। 1 मिनट। एक मिनट। नहीं ठीक है रहने दो, हो गया। ठीक है, वो एक लेक्चर भेजना था इसके लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर और नॉर्मल वेक्टर हम
अब दो वेक्टर के बीच यदि एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हम वैसे टू वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे डिफाइन होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जानो कि दो वेक्टर के बीच यदि एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री होता है, तो वैसे टू वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक वेक्टर ए है, मान लो कि ये वेक्टर ए हुआ, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ए वेक्टर बी है। ठीक है, अब यहाँ इनके बीच एंगल कितना दिया हुआ है, देखो ये 90 डिग्री। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर बी। समझ में आया ना, क्या हम बोलेंगे, नहीं मैं पहले ही सुबह ही डाला था ना मैं, तो अभी डालो ना, नहीं आपका, तो किसको डाला, आपको ही भेजा ना, अभी आपको भेजा ना सर, अरे यार नहीं अरे वो डिस्कनेक्ट था ना। ठीक है, तो अरे इसको कट कर दो, अभी सबसे अच्छा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, और कोई भी यदि वेक्टर दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर और नॉर्मल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच यदि एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वैसे टू वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर आप कैसे पहचानोगे कि नहीं ऑर्थोगोनल वेक्टर है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, दो वेक्टर के बीच हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। बोलोगे सर एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम आगे वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको मैं बताऊंगा कि दो वेक्टर के बीच एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं वहाँ, केवल अभी यहाँ ये आपको जानना है कि दो वेक्टर यदि नॉर्मल होंगे तो तभी हो सकते हैं जब उनके बीच एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो देखो यहाँ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। देखो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्यों, क्योंकि इनके बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। समझ में आया ना, जैसे देखो यहाँ क्या होगा, दो वेक्टर है, अभी मैंने इक्वल वेक्टर ही बताया था, ये मान लो वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया, इनके बीच कितना है, 90 डिग्री एंगल है। अब तुम देखो ए ओ और ए बी, तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका है, तो क्या हम इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं क्या, ए और बी इक्वल वेक्टर हो सकता है क्या, नहीं। देखो इवन मैग्नीट्यूड सेम है यार दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी, बट क्या होगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर बी। समझ में आया ना। अब यहाँ मैंने ये बताया था, देखो यहाँ हम ये बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज क्या होगा, जेड एक्सिस। इधर यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा, एंगल जो होता है 90। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ आई कैप हम बोल सकते हैं क्या, कि आई कैप इज नॉर्मल टू क्या होगा, जे कैप, सही है क्या, और इज नॉर्मल टू क्या होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैप, सही लिखा क्या, अरे देखो यहाँ मैंने एक ही साथ लिख दिया है, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप, या ऐसे बोल सकते हो जे कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप, या क्या लिख सकते हो,
जे कैप इज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, के कैप। आई मीन एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होता है, तीनों जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया ना, क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हमने लिखा आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप एंड वाइस वर्सा, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यदि क्या होगा, टू वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन, क्या है यहाँ नोट में लिख लो, इफ, ठीक है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 90 degree, then both vectors are called orthogonal vectors। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, कोप्लेनर या कनकरेंट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, नहीं दोनों अलग अलग होता है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, इससे तुमको मालूम चल रहा है कि कोप्लेनर्स का मतलब क्या होगा, कि सेम प्लेन में लाई करें। ठीक है, समझ में आया ना। तो इफ वेक्टर्स लाइज इन द, क्या होगा, इन द सेम प्लेन देन सच वेक्टर्स are called कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ में आया। वैसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करे उनको, जैसे मान लो कि एक बोर्ड प्लेन हो गया, जैसे मान लो कि मेरा ये पाम प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, तो इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं, देखो ये सब है ना, सभी क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। जैसे ये जितने वेक्टर्स हैं, देखो ध्यान से, यदि ये 3 वेक्टर्स हो गए, देखो ये सेमी प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या, इस प्लेन में, समझ में आया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। अब ये नहीं बोलेंगे यदि ऐसे लाई कर रहा है तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। समझ में आया ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ, देखो यहाँ ध्यान से, ये समझ लो इधर, देखो ऐसे, देखो ए और ए वेक्टर, मान लो कि एक वेक्टर ए हुआ, एक वेक्टर ए और एक, 3 वेक्टर हुआ, तो ए और ए कोप्लेनर है। लेकिन कोई पूछे कि ए वाला वेक्टर और ए वाला वेक्टर कोप्लेनर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इस प्लेन में लाई कर रहा है और ये प्लेन में लाई कर रहा है। समझ में आया ना। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि कोप्लेनर्स का मतलब क्या होगा, कि सभी जो वेक्टर्स हैं वो सेम प्लेन में लाई करें। ठीक है, मान लो कि एक कई न्यूमरस वेक्टर दिए हुए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो ये सभी क्या है, ऑल्स आर, क्या होगा, ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स। ठीक है, समझ में आया ना, कोप्लेनर्स। ठीक है, कोप्लेनर्स। जैसे ये एक नोटबुक ले लो तुम लोग, है ना, ये वेक्टर्स देखो, जैसे ये नोटबुक को एक प्लेन मान लो, तो इसमें तुम जितने वेक्टर्स हैं, कई वेक्टर, जितने वेक्टर्स हैं ऐसे, ये सभी क्या हो गए, कोप्लेनर। लेकिन यही यदि ये हो जा रहा है ऐसे, तो इसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, कि सेम प्लेन में लाई होना चाहिए। आई मीन क्या हो सकता है, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो किसी एक प्लेन में लाई करेगा तो हम उसको, वैसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर्स वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ना है। अब होता है कनकरेंट वेक्टर। समझ में आया ना, क्या, कनकरेंट वेक्टर। तो कनकरेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है वो बता दूं आपको। कनकरेंट, और इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कि जितने भी वेक्टर्स हैं सेमी पॉइंट से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कनकरेंट वेक्टर, देखो जैसे जो वेक्टर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, मान लो कि ये वेक्टर ए हुआ, एक वेक्टर बी हुआ, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया,
ठीक है, समझ में आया ना। तो यदि इफ ऑल वेक्टर्स स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि यदि क्या होगा, ये ऑल वेक्टर्स पासेस थ्रू सेम पॉइंट्स, यदि एक किसी कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं तो सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर क्या होगा, कंकरेंट वेक्टर। तो यहां लिख लेना इफ ऑल वेक्टर्स passes through same points then such vectors are called concurrent or co-initial वेक्टर्स। ठीक है, समझ में आया ना। ये सबका पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, और यदि सब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो या सेम पॉइंट से पास करें तो सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर जो आता है नल वेक्टर। ठीक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, जीरो वेक्टर बोलते हैं और नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नल वेक्टर और ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि वैसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। क्या होगा, नल वेक्टर हम बोलेंगे। ठीक है, तो इफ द क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, if magnitude of vectors is 0 then such vector is called null vector। समझ में आना। वैसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। आप बोलेंगे सर नल वेक्टर का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब क्या होगा। सिंपल लॉजिक से सोचो। ठीक है, कि मान लो कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लेंथ को डिक्रीज करा रहा हूँ, डिक्रीज करा रहा हूँ, डिक्रीज करा रहा हूँ। देखो ये इनिशियल हो गया, कुछ टाइम के बाद मैंने इसी वेक्टर को क्या कर दिया, देखो ध्यान से, वेक्टर ए कर दिया। समझ में आया ना, डिक्रीज करा रहा हूँ अभी इसी वेक्टर का लेंथ को, बस बाद में मैंने क्या किया, इसके लेंथ को और डिक्रीज कर दिया है, ये हो गया। कुछ टाइम के बाद मैं और डिक्रीज कर दिया, कुछ टाइम के बाद और डिक्रीज कर दिया, कुछ टाइम के बाद और डिक्रीज किया, कुछ टाइम के बाद और डिक्रीज किया। तो देखो इसका लेंथ कम होते जा रहा है ना, कम। फाइनली ये क्या हो गया, जीरो में क्या हो गया, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक वेक्टर मिल जाएगा तुमको, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए नल वेक्टर। आई मीन वैसा वेक्टर जिसका, अब तुम बोले कि सर आपने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तुम बता सकते हो। ऐसे दिया हुआ है, तुम बताओ ये जीरो दिया हुआ है, तुमको क्या मालूम है कि किधर से हमने किस वेक्टर को हमने रिड्यूस करके इसको बनाया है, ये मालूम नहीं चलेगा ना यार। जीरो दिया हुआ है, जीरो वेक्टर दिया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, सर नहीं ऐसे ही वेक्टर हो सकता था। तुम बोलोगे सर नहीं ऐसे ही वेक्टर हो सकता था। तुम बोलोगे सर ऐसे ही वेक्टर हो सकता था। हो सकता है इस वेक्टर को भी हमने डिमिनिश करके जीरो वेक्टर बनाया हो, इस वेक्टर को भी हम डिमिनिश करके जीरो वेक्टर बनाया हो, इस वेक्टर को भी हमने डिमिनिश करके क्या किया है, जीरो वेक्टर बनाया है। तो नल वेक्टर दिया हुआ रहता है तो उसके डायरेक्शन को हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होगा, वेक्टर, नल वेक्टर के डायरेक्शन जो होता है इनडिटर्मिनेट होता है। आई मीन वी कांट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर। हम नल वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। यदि जीरो वेक्टर दिया हुआ है तो आप बोलोगे नहीं सर एक वेक्टर इधर था जिसके मैग्नीट्यूड को हमने स्लोली डिक्रीज करा करके जीरो कर दिया।
तो आप बोलोगे नहीं इधर उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आया ना। मैं बोलूँगा कि नहीं ये वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को धीरे 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 कम कर करके हमने क्या किया, जीरो कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि नहीं उस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और कोई बंदा एक बहुत शातिर बंदा होगा, है ना, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता होगा, बोले कि नहीं सर मैं ऐसे ही वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ और इसके लेंथ को कम कर करके लेंथ को जीरो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते, यदि नल वेक्टर दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट में यहाँ क्या लिखना है, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, ठीक है, इज द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कांट, ऐसे लिख दो, बी डिटरमाइन। समझ में आया ना, आई मीन इनडिटरमिनेंट होता है, हम उसके डायरेक्शन को इनडिटरमिनेंट। अब बोलोगे सर दूसरे तरह से भी देख सकते हो, देखो क्या है, दो वेक्टर दिया हुआ है, बाद में ऐसे तुमको मैं बताऊंगा कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये मान लो कि क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर, और एक एग्जांपल देख सकते हो, एक वेक्टर क्या है, इधर है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस ए इधर है। तो दोनों वेक्टर का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना यार। देखो इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उससे जो वेक्टर मिलता है वो नल वेक्टर मिलता है। जैसे और एग्जांपल दे सकते हो, नल वेक्टर का एग्जांपल देखना है, कोई ब्लॉक है जिस पे मान लो ये ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इधर भी क्या है 10 न्यूटन। तो आपसे कोई पूछे कि कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई, नेट फोर्स कितना होगा यार बताना। अरे तुम इसको, मैं इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तुम उधर से 10 न्यूटन से खींचो, तो ये ब्लॉक मूव करेगा क्या, नहीं करेगा ना यार, समझ में आया ना, नहीं करेगा। तो यहाँ जो नेट फोर्स मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0 न्यूटन, यही मिलेगा ना यार। यदि मैं लिखूँ एफ नेट तो कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन, यही होगा ना रिजल्टेंट फोर्स। तो ये 0 न्यूटन क्या हो गया, नल वेक्टर ही हुआ ना यार, समझ में आया ना, क्या होगा, नल वेक्टर। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको जब हम ऐड करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम आते हैं आगे, क्या पढ़ेंगे, निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, ठीक है, इसको भी जान लो। अगला पॉइंट लिखो, निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर। ठीक है, मान लो कि देखो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर ए is denoted as माइनस वेक्टर ए, ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या होगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समझ में आया ना। क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए हो गया, अब इसके डायरेक्शन को यदि आप रिवर्स कर दो केवल डायरेक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर हो जाएगा, समझ में आया ना। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समझ में आया ना। जैसे मैं बोलूं कि इधर क्या है, ए राम वेक्टर है, आर वेक्टर है, तो माइनस आर वेक्टर ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे, जस्ट उसके डायरेक्शन को क्या करो, रिवर्स कर दो, ठीक है, क्या करो, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ठीक है, समझ में आया। यदि इधर देखो एक वेक्टर ए है, कैसे, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए एम वेक्टर हुआ, ठीक है, तो माइनस एम वेक्टर मैं बोलूं कि ड्रॉ कर दो, तो क्या करोगे, माइनस एम वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, केवल डायरेक्शन को चेंज करना है, लेंथ सेम रहेगा, समझ में आया ना,
दोनों का मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या होगा, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए होगा, वेक्टर माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ में आया ना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए केवल क्या करना है मुझे, डायरेक्शन रिवर्स कर। जब भी कोई बोले कि वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आई मीन निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन केवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया, जैसे मैंने ए वेक्टर उधर का डायरेक्शन किधर राइट, तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट। आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, तो माइनस आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, एम वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, तो माइनस एम वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। ठीक है, क्या होगा, अगला पॉइंट देख लो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। ठीक है, आई मीन कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करने से कोई स्केलर, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। स्केलर मैंने बताया था कि पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। बताया था ना, स्केलर में भी क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर से, ठीक है, यदि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अब पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद जनरल रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कोई वेक्टर ए है, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखना ध्यान से। ये वेक्टर क्या हो गया, ए मान लो। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर क्या होगा, दूसरा वेक्टर मैंने क्या लिखा, m इंटू ए लिखा। क्या लिखा, m इंटू ए। m क्या है, m जो है वो नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं हो सकता। और m क्या है, कोई रियल नंबर है। क्या है, रियल, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। तो ये दूसरा वेक्टर हमने क्या लिखा, m a लिखा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस वेक्टर को हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मुझे दूसरा वेक्टर मिल गया, क्या, b। अरे ऑफकोर्स होगा ना, यदि ये वेक्टर a है, उसको मैंने किसी अदर वेक्टर से अदर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा ना यार। अरे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, हो सकता है डायरेक्शन भी चेंज हो, नहीं भी हो, तो डिपेंड करता है कि क्या है। अब देखो यहाँ क्या है, यदि यहाँ देखो मैंने देखो तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इस केस में वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी हो गया, क्या हो गया ना। समझ में आया ना। तो यहाँ कई केसेस हो सकते हैं। समझ में आया कि हमने माना कि लेट ए इज द वेक्टर एंड, ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ नॉन जीरो रियल नंबर m एंड वी गेट वेक्टर ए। हमने क्या किया, इस वेक्टर ए को नॉन जीरो रियल नंबर m से मल्टीप्लाई किया, तो अपने को क्या मिला, वेक्टर b मिल गया। समझ में आया ना। अब वेक्टर b जो होगा वो क्या हो सकता है, ए के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ना। ए के डायरेक्शन में भी हो सकता है, ए के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। आई मीन ए क्या हो सकता है, बी पैरेलल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्या होगा, m। ठीक है, तो देखो पहले हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। देखो ए कोई वेक्टर है, उसको हमने क्या किया, नॉन जीरो नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया m से। ठीक है, तो एक नया वेक्टर मिला जिसको नाम हमने क्या लिखा, b लिखा। तो देखो यहाँ क्या क्या हो सकता है, पहले हम लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसको सोच समझना कि m इक्वल टू क्या है, प्लस a। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, जब m इक्वल टू प्लस a रखोगे तो वेक्टर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा। आई मीन क्या हो जाएगा, वेक्टर a। ठीक है, वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। कब, जब m क्या है, +1 है। ठीक है, m यदि क्या होगा, -1 होगा, तो बताओ क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, तो देखो तो -1। दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, क्या होगा,
m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, देन क्या होगा, देन बताओ, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -a, सही है। तो b क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर, अब क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, m जब 1 हो गया तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ इक्वल कर। यहाँ देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किधर होगा, इधर होगा। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन b वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बताओ, v वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, a वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया ना। तो यहाँ a एंड b क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट हो गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज एंटी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर b। तो यदि 1 से +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, आई मीन वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ वेक्टर ए चेंज नहीं हुआ, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड केस में ये भी देख सकते हो, क्या होगा केस, ठीक है। m जो होगा क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। समझ में आया ना। तो m जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a है, ठीक है, वेक्टर a। अब यहाँ पूछा जाए कि वेक्टर b जो होगा क्या होगा, वेक्टर b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वेक्टर a। तो इस डायरेक्शन में, इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो कोई भी यदि नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना। तो b इक्वल टू क्या हो गया, m, आई मीन हम बोल सकते हैं यहाँ कि वेक्टर a नॉट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर b। ये तो है ही नहीं, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ नोट में लिख लेना, नोट में कि इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल गेट चेंज बट डायरेक्शन रिमेन, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड। समझ में आया ना। अरे देखा ना तुमने कि m का वैल्यू या क्या है, नॉन जीरो है। तो देखो यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें कई केसेस हैं, सभी केस डिस्कस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लो कि केस क्या था, आई थिंक थर्ड था, केस क्या होगा, फोर्थ। तो इफ क्या होगा, m इज लेस देन क्या होगा, 0, ठीक है। और m नॉट इक्वल टू क्या होगा, -1। ये ऑलरेडी क्या होगा, माइनस वाला केस हमने डिस्कस किया। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, a यदि इधर है, ठीक है, तो b वेक्टर जो होगा ऑफ कोर्स किधर हो जाएगा, b वेक्टर इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा, सही है क्या। तो यहाँ देखो a एंड b क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया ना। जैसे एक एग्जांपल देख लो, देखो ध्यान से, कि मान लो कि a वेक्टर दिया हुआ है, आपको लिखना है, लिखो b इक्वल टू -1/2 वेक्टर है, ठीक है, b इक्वल टू, ठीक है, -3/2 वेक्टर है। समझ में आना। तो कैसे लिखोगे, देखो तो वेक्टर a है, कौन सा a है, तो वेक्टर b कैसे लिखोगे, पहले तो इसके डायरेक्शन को चेंज करो, यही b वेक्टर हो गया ना, ठीक है। उससे क्या है, देखो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो गया। इससे क्या हुआ, देखो यहाँ b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ b इज लेस देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, a/2, आई मीन हाफ हो गया,
ठीक है, यहाँ ड्रॉ करो तो यहाँ क्या करोगे, देखो b का जो मैग्नीट्यूड होगा 1.5 टाइम क्या होगा, a होगा। तो यहाँ b का जो मैग्नीट्यूड होगा a से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना यार, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन जो b का होगा a के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये a वेक्टर है, ये कितना हुआ -3/2 a वेक्टर, ये क्या होगा -a/2 वेक्टर। तो यहाँ क्या होगा कि जब किसी भी वेक्टर को नॉन जीरो नॉन जीरो निगेटिव नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इफ ए गिवन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो निगेटिव नंबर, then its magnitude, ठीक है, मैग्नीट्यूड as well as direction both will get changed, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीट्यूड as well as direction both will get changed, both will get changed, ठीक है। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, कितना टाइम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स एडिशन पढ़ेंगे, और ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर्स को रोटेट करने से क्या होता है, वो चेंज होता है या नहीं होता है। कभी कभी वेक्टर्स को, मैं ये आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि मान लो कि मैं वेक्टर को रोटेट कर रहा हूँ, देखो ये वेक्टर ये है, कैसे ये, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ यार, यहाँ फिक्स करके देखो, यहाँ रोटेट कर रहा हूँ यहाँ, तो ये वेक्टर चेंज होगा या एज इट इज होगा। वेक्टर चेंज का मतलब क्या होगा, याद रखना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, या आइदर मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और डायरेक्शन। तो देखो ये वेक्टर ये है, तो रोटेट करने से यार लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, तो जब किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता है। तो अब डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन चेंज होगा या क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको ऐसे, अब हमने क्या किया, इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, तो एक नया वेक्टर मिल गया। तो मैं बोलूँ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या इक्वल है क्या, ठीक है, इक्वल होगा तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ, यदि अनइक्वल होगा तो वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।